जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। क्या आप लोग को हमारी सुरीली आवाज सुनाई दे रही है ना? हम आज आप लोग को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इनके यौगिक को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो में बताते जाएंगे, है ना? आइए हम लोग सीखते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th कार्बन तथा इनके यौगिक। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है ना? यहाँ देखिए, चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है 4, है ना? कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हिंदी में कहते हैं कि कार्बन तथा इनके यौगिक, है ना? इस चैप्टर में हम ज्यादातर देखिएगा तो कार्बन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। जो भी सिखाया जाएगा इसमें कार्बन से रिलेटेड ही सिखाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले समझिएगा कि पृथ्वी पर जो कार्बन है वो 0.02% है। मतलब पृथ्वी पर कार्बन की जो मात्रा है कि पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा 0.02% पाया जाता है ना? पृथ्वी पर जो कार्बन की मात्रा वो कितना है? 0.02% है। तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है ना? पृथ्वी पर जो कार्बन की मात्रा है वह 0.02% है तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है 0.03% पाया जाता है। लेकिन प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ने के कारण यह मात्रा जो बढ़ करके 0.04 हो चुकी है ना? लेकिन अभी बुक जो है 0.03% ही लिखता है। हम देखिए, सुबह से शाम तक जिन वस्तु का इस्तेमाल हम करते हैं वो सब कार्बन है। सुबह से शाम तक हम जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हो सभी में देखिएगा कार्बन क्या है? मौजूद है। जैसे कोई भी चीज, जैसे टोपी ही है, इस टोपी को अगर हम चेक करेंगे इसमें कार्बन है या नहीं तो इसको जला करके देख लेंगे। अगर ये जल गया तो कार्बन है, अगर कोई चीज नहीं जलता है तो उसमें कार्बन नहीं है। समझे? तो जिस चीज को हम जला करके देखें वह जल जा रहा है तो समझिए उसमें कार्बन की मात्रा है। और जितना चीज हम प्रयोग करते हैं सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है कि कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। सुबह से शाम तक देखिए, सुबह अगर हम भोजन करते हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बनिक यौगिक से हम क्या है कि चारों तरफ से क्या हो चुके हैं? घिर चुके हैं। अगर कार्बनिक यौगिक को पृथ्वी पर से हटा दिया जाए तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना? सुबह से शाम तक हम जितने वस्तु का इस्तेमाल करते हैं सब किसी न किसी तरीके से कार्बन का ही बना हुआ है। तो अगर इसको हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। तो इसी के अंतर्गत एक नियम था जिसका नाम था जीवन शक्ति का सिद्धांत। उसको कहा गया है, देखिए इसको हटा देते हैं, है ना? जीवन शक्ति का सिद्धांत ये क्या है पहले उसको समझिए। कभी कभी आता है क्लास 10th बोर्ड में यह क्वेश्चन आता है कि विटल फोर्स थ्योरी क्या है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं विटल फोर्स थ्योरी। हिंदी में कहते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो इसको समझिएगा। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे बर्जीलियस। क्या नाम था? जे बर्जीलियस। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे बर्जीलियस। इनका मानना था कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ प्राकृतिक से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव
नहीं है। मतलब इनका मानना था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो या तो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त हो सकते हैं या तो जीव जंतु से प्राप्त हो सकते हैं, इन्हें कभी प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। इसी के अंतर्गत बर्जीलियस ने 1815 में एक सिद्धांत दिया, 1815 में एक सिद्धांत दिया और जिनका नाम दिया जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इनका मानना था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन्हें सिर्फ या तो प्राकृतिक से प्राप्त किया जा सकता है या तो जीव जंतु से प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। लेकिन इन्हीं का एक चेला था जिनका नाम था वोहलर, उनका नाम था वोहलर, है ना। बर्जीलियस का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है क्योंकि इसका निर्माण प्राकृतिक शक्ति से हुआ है, या तो हमको प्रकृति से ही प्राप्त हो सकता है और या तो जीव जंतु से प्राप्त हो सकता है। लेकिन वोहलर का कहना था कि महोदय हम बना देंगे, और ये बना भी दिए, समझे। बर्जीलियस का कहना था कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है, और वोहलर कहता है हम क्या कर देंगे, बना देंगे, जबकि ये गुरु है, चेला है, ठीक है। तो इनका कहना था कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्रयोगशाला में नहीं बनेगा, लेकिन वोहलर का कहना था हम क्या कर देंगे, इसको बना देंगे और बना करके भी दिखाए। तो सबसे पहले समझ जाइए कि जीवन शक्ति अगर आ जाएगा एग्जाम में कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है तो उसको कैसे लिखिएगा, तो देखिए हम लिख करके आपको बताते हैं। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो जे बर्जीलियस ने दिया था। कब दिया था, 1815 में, 1815 में। देखिए तो इनका कहना था, बर्जीलियस का, ये बताए थे जीवन शक्ति सिद्धांत के बारे में कि प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही तैयार किए जा सकते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है, प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। क्या लिखे कि प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। इसी के अंतर्गत जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 में एक सिद्धांत दिया, 1815 में एक सिद्धांत दिया जिन्हें जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, समझ रहे हैं क्या कहते हैं, जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं कि प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते। सजीव स्रोत का मतलब हो गया या तो इसको हम पेड़ पौधे से प्राप्त कर सकते हैं और या तो हम इसको जीव जंतु से प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। ऐसा कौन बता रहे हैं, जे बर्जीलियस, है ना। तो कहता है कि प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इन्हें प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। इसी के अंतर्गत जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 में एक सिद्धांत दिया जिन्हें जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ गए, है ना। इसको देखिए हटाते हैं, देखिएगा। अब क्या होगा, तो यहां तो बता दिए बर्जीलियस के इन्हें प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वोहलर, WOH
LER। वोलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि सर्वप्रथम अमोनियम सल्फेट उन्होंने लिया, अमोनियम NH4 को 2 टाइम्स, उन्होंने लिया अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट KCNO, है ना। उन्होंने क्या लिया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिलाकर के आपस में अभिक्रिया कराया, तो जिसके फलस्वरूप बन गया अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट K2SO4। यह क्या बन गया, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट का निर्माण हो। बैलेंस कर दिया, 2 लगा दिया, अमोनियम 2 हो गया, है ना, पोटेशियम उधर 2 है, यहाँ भी क्या कर दिया, 2 लगा दिया। इस तरह क्या बन गया, ये अमोनियम साइनेट, है ना, अमोनियम साइनेट। अब पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिए, NH4CnO। पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म करने के उपरांत एक ऐसे यौगिक का निर्माण हुआ जिसमें कार्बन मौजूद था, एक ऐसे यौगिक का निर्माण हुआ जिसमें कार्बन क्या था, मौजूद था। इस तरह वोलर सबसे पहला व्यक्ति था, इस तरह वोलर सबसे पहला व्यक्ति था जिसने प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का संश्लेषण 1828 में किया। यूरिया का संश्लेषण कब किया, 1828 में। जे बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने बताए थे कि प्रयोगशाला में कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना संभव नहीं है, लेकिन वोलर क्या बोले कि हम क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिलाकर के अभिक्रिया कराया, जिसके फलस्वरूप अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट का निर्माण हुआ। और पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म करने के उपरांत एक ऐसे यौगिक का निर्माण हुआ जिसमें कार्बन मौजूद था। इस तरह वोलर सबसे पहला व्यक्ति था जिसने प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का संश्लेषण 1828 ईस्वी में कर दिया। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था, तो वोलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, तो 1828 ईस्वी में किया। प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में क्या बनाया गया था, तो कौन क्या बनाया गया, यूरिया बनाया गया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का संश्लेषण 1828 में किया। इस तरह बर्जिलियस के नियम को क्या कर दिए, गलत कर दिए। कि बर्जिलियस जो नियम दिए थे कि कभी भी प्रयोगशाला में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना संभव नहीं है, उस नियम को वोलर क्या कर दिए, खंडित कर दिए, तोड़ दिए, है कि नहीं। तो इस तरह बर्जिलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद एक वैज्ञानिक है कोल्बे। कौन वैज्ञानिक है, कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1844 में बना दिए थे एस्टिक एसिड CH3COOH। इस तरह बर्जिलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1844 में एस्टिक एसिड, तो बर्थेलॉट, क्या नाम था, बर्थेलॉट। तो बर्थेलॉट नामक वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से कर दिए, है ना। तो सबसे पहले 1828 में क्या बना दिए, यूरिया बनाया, कौन, वोलर। तो इस तरह बर्जिलियस के नियम को क्या कर दिए, गलत कर दिए। और बर्जिलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1844 में एस्टिक एसिड, तो बर्थेलॉट नामक वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से किया। अभी जो है 1,60,00,000 से ऊपर कार्बनिक यौगिक बनाए जा चुके हैं। अब जो है इन्हें रसायन विज्ञान के अलग अलग शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिन्हें हम लोग कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, समझ रहे, कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की तो उपस्थिति अनिवार्य होती है और उसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन भी अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं, समझे कि नहीं। तो अभी जो है वर्तमान में 1,60,00,000 से ऊपर कार्बनिक यौगिक बनाए जा चुके हैं। अगर पूछा जाए, यहां तक क्लियर हो गया। इस तरह से वोलर जो क्या किए थे, बनाए थे। तो लिखना चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं कि क्या लिखना है कि उस समय क्या हुआ कि आगे चलकर वोलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को मिलाकर अभिक्रिया कराया, जिसके फलस्वरूप अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट का निर्माण हुआ। पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म करने के उपरांत ऐसे यौगिक का निर्माण हुआ जिसमें कार्बन मौजूद था। इस तरह वोलर सबसे पहला व्यक्ति था जिसने प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का संश्लेषण 1828 में किया। इस तरह बर्जिलियस के नियम को क्या कर दिए, गलत कर दिए। बर्जिलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1844 में एस्टिक एसिड, तो बर्थेलॉट नामक वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से किया। अभी जो है 1,60,00,000 से ऊपर कार्बनिक यौगिक बनाए जा चुके हैं। अगर पूछा जाए कि कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं, तो कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन तथा उनसे बने व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं या उन्हीं के व्युत्पन्न उन्हीं से बनते हैं।
मेनली रूप से कार्बन की उपस्थिति उसमें क्या होगी, अनिवार्य होगी, है ना। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन तथा उनसे बने व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन जैसे तत्व भी उपस्थित होते हैं। जैसे यूरिया देखिए, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन कभी कभी इसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है ना, फास्फोरस भी होते हैं, बहुत सारे जो है तत्व पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसको हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है कि यूरिया में कि नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करिए, यूरिया लिखिए। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, NH2CO NH2 हो गया। तो सबसे पहले क्या कर दिए, इसका भार निकाल दीजिए। तो भार नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और फिर 14 होता है, फिर कितना हो जाएगा, 2 सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और किसका परसेंटेज निकालना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल। तो जिसका भी निकालने के लिए कहे उसको आप रख दीजिए ऊपर में, ठीक है, और जितना भार है उसको लिख दीजिए नीचे में। कोई भी फॉर्मूला में किसी तत्व का परसेंटेज निकालने के लिए कहे, जिसका निकालने का है उसको ऊपर में रखिए, और जितना उसका भार है पूरा कंपाउंड का उसको नीचे रख दीजिए, और गुना कर दीजिए 100 से, परसेंट निकल जाएगा उसका। यहाँ देखिए 1 शून्य से 1 शून्य चल गया। अब देखिए 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28, तो 14 दे 4 से 140/3, इसको भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 46.66% नाइट्रोजन, 46.66% नाइट्रोजन, है ना। तो अगर पूछा जाए कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो कितना है, 46.66% नाइट्रोजन पाया जाता है। कोई और भी फॉर्मूला ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे हो गया। दूसरा हम आपको एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसको हटाते हैं। देखिए हम लिखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, तो हमने लिखा CH3PO4 का 2 टाइम्स, है ना, CH3PO4 का 2 टाइम्स। तो कैल्शियम का भार कितना होता है, 40, लेकिन कैल्शियम कितना है, 3 गो, तो कितना हो गया 120, 40 थी 120। और फास्फोरस का भार होता है 31, तो 31 दूनी 62 हो गया। और प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो 16 चक 64 दूनी 128, पूरा को जोड़ दीजिएगा आ जाएगा 310। तो किसका परसेंटेज निकालना है कि कैल्शियम फॉस्फेट में, या तो हड्डी चूर्ण बोलिए इसको, हड्डी चूर्ण भी इसको कहा जाता है, या आपको रासायनिक नाम बोले तो कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसमें फास्फोरस का परसेंटेज निकालना है। तो फास्फोरस कितना मान ले, 31 दूनी 62 होता है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखिए 62, और टोटल भर कितना 310 और गुना 100। तो देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य गया, 31 दूनी 62, 10 दूनी 20%। तो हड्डी में फास्फोरस का प्रतिशत कितना है, 20% है। हड्डी में फास्फोरस कितना है, 20% है ना। इस तरह कोई भी फॉर्मूला होगा और किसी भी तत्व का परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो फॉर्मूला दिया रहेगा उसका एटॉमिक मास निकाल लीजिए या फिर मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद जिसका निकालने के लिए कहे उसको ऊपर रखिए, मॉलिक्यूलर मास को नीचे रख दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो आपको उसका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा, है ना। इस तरह हमने आपको चैप्टर नंबर 4 शुरू कर दिया। अब इसको पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक बाय टॉपिक जो है हम इसमें आपको बताते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।